सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 7th चैप्टर, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, 7th चैप्टर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, यानी प्राकृतिक संकट और आपदाएं। इसके फर्स्ट 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 4th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स में अब तक हमने देखा कि हैजार्ड क्या होते हैं, डिजास्टर क्या होते हैं, कैसे इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, और फिर आगे हमने देखा कि डिजास्टर्स का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, उनको वर्गीकृत किया गया ताकि उनको अलग अलग कैटेगरी में रखकर उनको अलग अलग तरह से उनको समझा जा सके, फिर उनके असर को कम किया जा सके, उनको मिटिगेट किया जा सके। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स में जो हमारी बुक में दिए गए हैं वो सारे क्लासिफिकेशन नहीं दिए गए हैं डिजास्टर के, कुछ मेन क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वो है अर्थक्वेक यानी भूकंप। देखिए भूकंप कैसे डिजास्टर होता है, भूकंप कैसे आता है। देखिए जब अर्थ सरफेस के नीचे जो हमारा इंटीरियर पार्ट है अर्थ का, वहां पर जब सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं और सिस्मिक एक्टिविटीज के चलते जब उनमें मूवमेंट्स होती है तो उस मूवमेंट्स के चलते क्या होता है, अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के चलते क्या है, सब कुछ हिल जाता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं जब अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी का होता है। तो इस तरह से अर्थक्वेक क्या है, एक तरह से नेचुरल डिजास्टर्स है। इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत अधिक मात्रा में लॉस होता है जब अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी का आता है। देखिए अर्थक्वेक को नापने, उसको मापने के भी यंत्र बनाए गए हैं, जैसे रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की तीव्रता को और उसकी मतलब इंटेंसिटी को, सघनता को मापा जाता है कि अर्थक्वेक किस स्केल पर आया है। देखिए जब अर्थक्वेक 3.0 या 4.0 कुछ इस तरह से नीचे वाले स्केल पर आया है तो उस तरह से क्या होता है कि जो डिस्ट्रक्शन है वो कम होता है। लेकिन जब अर्थक्वेक हाई इंटेंसिटी का आता है, अगर रिक्टर स्केल पर हम मापे तो अर्थक्वेक अगर 7.0 या 8.0 का कुछ आता है या 6.0 का भी हाई इंटेंसिटी का ही माना जाता है। तो इस तरह से इतने हाई लेवल पर जब अर्थक्वेक आता है तो सब कुछ क्या है, सब कुछ टूट फूट जाता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, सारे जैसे हमारा रोड का जो वो है ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। तो इस तरह से सब कुछ क्या है, तहस नहस हो जाता है। तो अर्थक्वेक को भी क्या माना जाता है, एक नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। देखिए भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। अपूर्व सूचनीय होता है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिसकी हमें पहले सूचना नहीं मिलती। भूकंप कैसे आता है, एकदम से अटैक करता है भूकंप। और विध्वंसक होता है मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है। देखिए अपूर्व सूचनीय अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन अब क्या है, जैसे वर्ल्ड में अगर हम इंडिया में देखें तो अलग अलग जगह पर क्या लगाए गए हैं, जैसे मॉनिटरिंग होता है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो गया, तो इस तरह से अलग अलग जगह पर मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। जिस सेंटर से क्या हमें पता चलता है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इस एरिया में क्या है, भूकंप आने वाला है। तो अगर टोटली हम देखें, देखिए एकदम से तो हमें पूरी नॉलेज तो नहीं मिल जाती उन मॉनिटरिंग सेंटर से कि भूकंप आने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। अगर टोटली हम देखें तो भूकंप क्या होता है, भूकंप अपूर्व सूचनीय होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और विध्वंसक होता है हाई इंटेंसिटी का होगा, हाई रिक्टर स्केल पर आएगा, तो क्या है, ज्यादा क्या है, डिस्ट्रक्शन करेगा, लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस करेगा। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी से संबंधित है। देखिए विवर्तनिकी क्या होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। टेक्टोनिक मतलब देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक हम दूसरी बुक में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा थोड़ा उसको समझ लें जिससे हमें भूकंप समझ में आ जाएगा। ये प्लेट टेक्टोनिक पूरी हमारे अर्थ अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है। जब उन प्लेट्स में मूवमेंट होती है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो वहां पर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है, भूकंप बोला जाता है। देखिए अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो वहां पर क्या है, भूकंप एक्टिविटीज होती हैं। देखिए अगर हम देखें यहाँ पर, जब यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जब ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भूकंप के झटके मिलते हैं, हाई इंटेंसिटी का भूकंप आता है। तो इस तरह से भूकंपों की उत्पत्ति किससे होती है, प्लेट टेक्टोनिक से भी होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से भी होती है। जब दो
प्लेट, देखिए जब एक प्लेट, तीन तरह से प्लेट टेक्टोनिक में एक्टिविटीज होती हैं। जब दो प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है, मतलब उसके नीचे चली जाती है, एक तरह से वो एक्टिविटी हो गई। दूसरी क्या होती है, जब दोनों प्लेट ऐसे एक दूसरे से टकराती है और कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाती, वो दूसरी एक्टिविटी हो गई। जब तीसरी क्या होती है, जब दो प्लेट ऐसे रगड़ खा के एक दूसरे के आसपास से निकल जाते हैं, तो उसको वो होता है तीसरे टाइप का प्लेट मूवमेंट। तो इस तरह से तीन टाइप का प्लेट मूवमेंट होता है। तो जो ऐसे रगड़ खा के निकलती है उसमें हल्के झटके महसूस होते हैं भूकंप की, क्योंकि वी प्लेट्स क्या है, आपस में टकराती नहीं है, केवल हल्के से एक दूसरे के नजदीक से चली जाती हैं। लेकिन जो दो पहले वाले टाइप है, जैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है टकराने से, और जब दोनों प्लेट ऐसे आमने सामने आपस में टकराती हैं, तो इस तरह से क्या होता है, वहां पर भूकंपों की उत्पत्ति होती है, भूकंप के झटके आते हैं, हाई इंटेंसिटी का भूकंप होता है वहां पर। ये विध्वंसक है और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। देखिए जब भूकंप किसी एरिया में आता है तो वहां पर क्या, जब हाई इंटेंसिटी का भूकंप आता है तो वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ प्रॉपर्टी का लॉस होता है, और ये विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होता है। देखिए जो हमारी अर्थ है उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है, बढ़ता चला जाएगा। जब प्लेट आपस में टकराती हैं, उनके टकराव से जो नीचे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, मतलब जो गर्म प्रेशर और टेम्परेचर के कारण अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, बिल्कुल गर्म चीजें जो होती हैं, उस वहां से क्या निकलते हैं। और नीचे देखिए टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या होता है, नीचे गैस भी होती है, गैस बनी हुई होती है। और जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो वहां पर क्या है, क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। जब क्रैक्स वहां पर बन जाएंगे तो उस क्रैक्स में से क्या निकलेगी, ऊर्जा, वहां से निकली ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, मतलब नीचे से जब गैस निकल जाती है, कई बार नीचे जो मैग्मा जैसे गर्म पदार्थ जो पिघले हुए अवस्था में होते हैं वो नीचे से ऊपर निकल आते हैं। तो इस तरह से भूकंप क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, उनके टकराने से नीचे से जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलकर ऊपर वाली सरफेस पर आती है। तो जब क्रैक्स पड़ेंगे धरती में, तो देखिए क्रैक्स नॉर्मल सी बात है, जब क्रैक्स पड़ेंगे तो क्या है, अर्थक्वेक तो आएगा, यानी भूकंप क्रैक्स पड़ने से ही होता है। क्रैक्स कैसे पड़ेंगे, जब नीचे से एनर्जी ऊपर रिलीज होगी, टकराएंगी प्लेट, दोनों प्लेटों में क्या है, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और वो क्रैक्स ही, जब भी क्रैक्स एकदम से प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होती है, हलचल होती है, और उसी हलचल को क्या कहा जाता है, उसी हलचल को भूकंप कहा जाता है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक की तुलना में, यानी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। उनकी तुलना में अगर हम इन चीजों को देखें, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, यानी वोल्केनिक इरप्शन हो गया, चट्टान गिरना यानी रॉकफॉल होना, कोई चट्टान गिर जाना, भूस्खलन होना, लैंडस्लाइड होना, जमीन का अवतलन होना, जमीन का यानी सबसिडेंस होना, उसका नीचे की तरफ धंस जाना। कहां पर नीचे की तरफ धंसती हैं, जैसे खदानों वाले क्षेत्रों में, जो माइनिंग एरियाज होते हैं, जैसे माइनिंग एरियाज में क्या करते हैं, से नीचे तक खदान खोद देते हैं, नीचे तक क्या है, जैसे मिट्टी खोद देना या और कुछ जो मिनरल्स उन्हें वहां मिलते हैं, उसके चक्कर में क्या है, वो नीचे तक मिट्टी को खोद देते हैं। और जो मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है, जो उसका एक छत सी बन जाती है, जब किसी कारण से वो छत ऐसे की ऐसी नीचे गिर जाती है, उसका सबसिडेंस हो जाता है, तो उन एरियाज में क्या है, वहां पे क्या है, प्रेशर के कारण एकदम से जो वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, वहां पर भूकंप के झटके दिखाई देते हैं। और बांध जलाशयों के बैठने, देखिए बांध जलाशयों का बैठने का मतलब जैसे किसी नदी पर क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए। तो उन एरियाज में क्या है, जैसे पानी एक जगह पर इकट्ठा होने से, तो वो जहां पर वो पानी इकट्ठा हुआ है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, वजन ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से जब एक जगह पर पानी इकट्ठा हो गया और वो जब नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा, तो उसके कारण भी क्या है, वहां पर भूकंप के झटके, हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं, क्योंकि उस जगह पर क्या है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है पानी के भरने की वजह से। तो इन चीजों से आने वाला जो भूकंप होता है वो कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसका नुकसान भी कम होता है। देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक से भूकंप आता है वो बहुत बड़े एरिया को, देखिए अगर हम देखें कि यूरेशियन प्लेट और जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती हैं तो हमारा पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है पूरा प्रभावित होता है, क्योंकि वो जो जोन है हमारा वो भूकंप का सबसे हाई इंटेंसिटी वाला जोन माना जाता है। तो वहां पर क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से ज्यादा प्रभावित होते हैं क्षेत्र। लेकिन ये जो एक्टिविटी जैसे ज्वालामुखी विस्फोट कहीं पर हुआ है तो वो एरिया क्या है, भूकंप से प्रभावित होगा।
ज्वालामुखी विस्फोट से कैसे भूकंप होते हैं? देखिए, जब नीचे से एकदम से लावा बाहर निकलता है तो जमीन में क्या है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसके कारण भी क्या है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं। चट्टान गिरना, कोई रॉकफॉल होता है, पूरी की पूरी चट्टान नीचे गिर जाती है तो उससे भी क्या है, वाइब्रेशन होता है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूस्खलन होला, वही लैंडस्लाइड होना, लैंडस्लाइड से भी क्या है कि पूरी की पूरी लैंडस्लाइड कर जाती है तो उससे भी क्या है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जमीन अवतलन, जब एकदम से नीचे जमीन धंसती है तो उससे भी क्या है, क्रैक्स पड़ने के कारण भूकंप महसूस होता है। और इस तरह से इस टाइप का जो भूकंप है, इन चीजों से जो भूकंप आता है वो कम क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज से आने वाला अर्थक्वेक अधिक इंटेंसिटी का होता है और अधिक एरिया को क्या है, वो प्रभावित करता है। इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, लेकिन उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। देखिए, अगर हम इस तरह से देखें, देखिए यहां पर क्या है, नीचे ऑस्ट्रेलिया, जबकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर, यहां पर इधर हर वर्ष क्या है, 1 सेंटीमीटर वो कहां खिसक रही है, वो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वो खिसक रही है। और यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है, देखिए जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, मतलब तब वहां पर क्या होता है कि उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। देखिए, ये जो प्लेट है, ये प्लेट ऊपर जा रही है और यहाँ पर ऑलरेडी दूसरी प्लेट है। जब ये प्लेट इस प्लेट ऊपर की तरफ खिसक रही है और ये प्लेट यहाँ पर एक दीवार की तरह मतलब अड़ी हुई है, तो इस तरह से जब ये प्लेट यहाँ टकराती है तो क्या है, स्ट्रेस पैदा होता है। मतलब हर वर्ष क्या है, कम से कम 1 सेंटीमीटर ये प्लेट कहां पर सरक रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ सरक रही है। तो इससे क्या होता है कि उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा होती है। देखिए, ये तो नहीं है कि ये प्लेट इधर जा रही है तो ये प्लेट भी मतलब क्या है कि इसको रास्ता देने के लिए और ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से देखिए, मूवमेंट्स हर प्लेट में होता है, कोई भी प्लेट अपनी जगह पर क्या है, एक स्टेबल नहीं है, सारी प्लेटें क्या है, अनस्टेबल है। इसमें भी मूवमेंट होता है, इसमें भी मूवमेंट होता है। तो इस प्लेट का यहाँ पर मूवमेंट बताया गया है कि हर वर्ष क्या है, 1 सेंटीमीटर ये खिसकती है उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में। तो जब ये ऊपर खिसक रही है तो ऊपर वाली प्लेट इसका क्या है, आगे अड़ जाने के कारण स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे इन दोनों प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर क्या होता है, ऊर्जा संग्रह हो जाता है। देखिए, एक प्लेट, मान लीजिए ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट यहाँ एक दूसरे से आपस में क्या हो गई, ये बिल्कुल मिल गए। तो यहाँ पर क्या हो गई, इनकी जो मार्जिन्स है, जो इनके किनारे वो क्या हो गए, लॉक हो गए। तो इनके लॉक होने से क्या है, कई स्थानों पर मतलब इन स्थानों पर क्या है, ऊर्जा का संग्रह होता रहता है। और जब दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है तब ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये प्लेट लगातार आगे की तरफ प्रेशर लगा रही है और प्रेशर लगाते जब ऐसे हो जाती है तो उसके कारण क्या है, जब इस तरह से मुड़ने के बाद यहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, मतलब एकदम से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, यहाँ से टूट जाती है, उसका कुछ पार्ट टूट जाता है, तब दोनों प्लेटों के बीच क्या हो जाता है, उनका लॉक टूट जाता है और ऊर्जा, क्योंकि वहां जब ऐसे नीचे से जब कुछ चीज टूट जाती है तो नीचे जो एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने से ही क्या है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। देखिए, इससे प्रभावित कौन, मतलब ये जो भूकंप आता है उससे कौन कौन से राज्य प्रभावित होते हैं। उधर जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराती है, वहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग वाला पार्ट, उत्तर पूर्व के 7 राज्य है। देखिए, इन एरियाज में ही क्यों हाई इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं। देखिए, जब ये यूरेशियन प्लेट है, देखिए अगर हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखें, ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर हमारा क्या है, हिमालय पर्वत। तो और यहाँ पर क्या है, हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें यहाँ पर आपस में टकराती हैं, यहाँ पर इनका आपस में क्या है, मिलन होता है, एक दूसरे के पास आती हैं ये। तो यहाँ पर आने के बाद जब प्रेशर लगाने से टूट जाती है प्लेट का कुछ पार्ट, तो ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया में क्या है, हाई इंटेंसिटी के भूकंप आएंगे। और यहाँ पर कौन कौन से एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वाला पार्ट, ये सारे जो राज्य है वो इधर इस एरिया में ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसी कारण से हाई इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। इसके इन
क्षेत्रों के अलावा मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर देखिए अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहां पर जैसे गुजरात में कौन कौन से हाई इंटेंसिटी के कब कब अर्थक्वेक आए थे, जैसे 1819 में, 1956 में और 2001 में, और महाराष्ट्र में 1967 और 1993 में। तो इन सालों में क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, प्रचंड भूकंप आए थे। देखिए लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना, स्थिर और प्रौढ़ भूभाग है, इनमें आए भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए इस लाइन में क्या बताया गया है कि जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का, वहां पर भूकंप क्यों आते हैं। देखिए इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है, कहां पर, जहां पर हमारा हिमालय वाला एरिया है, तो वहां पर भूकंप आने चाहिए, लेकिन पेनिनसुलर एरिया में क्यों भूकंप आ रहे हैं। देखिए हमें क्या है, रिसेंट स्टडीज है उनसे पता चलता है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो पूरी इंडिया में सबसे पहले, इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है वो सबसे पहले बना था। वो सबसे ओल्ड वाला लैंडमास है, सबसे स्टेबल लैंडमास है क्योंकि सबसे पहले बना था, और प्रौढ़ भूभाग ये मैच्योर लैंड है, तो सबसे पुराना भाग स्टेबल है, मतलब दृढ़ है और स्थिर भाग है, तो उसमें भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई प्लेट टकराती नहीं है। तो देखिए इस सारे चक्कर में क्या है, जो वहां के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी भूकंप की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस हुई है, मतलब साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हैं कि इन एरियाज में क्यों भूकंप आ रहे हैं। देखिए भूकंप क्यों आ रहे हैं इन एरियाज में, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। देखिए मान लीजिए ये हमारी यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, जब ये ऐसे टकराती है तो स्ट्रेस के कारण, क्योंकि ये प्लेट लगातार इस वाली प्लेट पे क्या है, प्रेशर डाल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। जैसे हमने पहले देखा था कि हर वर्ष 1 सेंटीमीटर प्लेट क्या है, आगे की तरफ सरक रही है। जब ऐसे आगे की तरफ प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालते डालते वो प्लेट इस तरह से मुड़ जाती है। और देखिए जब कोई चीज दूसरी प्लेट से टकराएगी तो केवल प्रेशर यहां पर नहीं पड़ेगा, पूरी प्लेट यहां तक क्या है, उस पर प्रेशर पड़ेगा। जब ऐसे वो बिल्कुल मुड़ जाती है, और मुड़ जाने के कारण क्या है, यहां पर इस वाले एरियाज पर भी प्लेट में क्या है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और वो वाला एरिया का है, वो वाला एरिया है हमारा पेनिनसुलर वाला एरिया। देखिए ये यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है और ये हमारा पेनिनसुलर वाला एरिया है, यहाँ पर हमारी क्या है, ये प्लेट इस प्लेट से टकरा रही है। तो ये वाला जो एरिया है इंडिया का, जो साउथ वाला पार्ट है, वहां पर ऐसे टकराने से क्या है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और उन्हीं क्रैक्स के सहारे इन एरियाज में क्या है, भूकंप आते हैं। देखिए कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एक नई थ्योरी उन्होंने बनाई थी। क्या थ्योरी बनाई, जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद जो महाराष्ट्र में है, उसके नजदीक भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। देखिए भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा नदी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो भीमा नदी के साथ साथ क्या हुआ, एक भ्रंश रेखा, देखिए फोल्ट लाइन कैसे डेवलप हुई वहां पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेट जब ऐसे टकराती टकराती जब यहां से मुड़ जाती है तो यहां पर क्या है, फोल्ट लाइन, मतलब एक भ्रंश रेखा वहां पर विकसित हो जाती है। इसके साथ ऊर्जा का संग्रह होता है और इसकी विमुक्ति भूकंप के कारण होती है। देखिए वहां पर एक फोल्ट लाइन बन जाती है और जब एकदम से एनर्जी रिलीज होती है तो उसके कारण क्या है, वहां पर भूकंप उसी कारण से आता है। तो इस तरह से जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, टकराव के कारण अंदर तक क्या है, स्ट्रेस के कारण अंदर तक क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और क्रैक्स के सहारे ही नीचे से क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। उसी कारण पेनिनसुलर एरिया में भूकंप आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इंडियन प्लेट टूट रही है। देखिए जो हमारा पेनिनसुलर वाला एरिया, वहां पर हमारी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट टूट रही है पीछे से, इंडियन प्लेट पीछे से टूट रही है और पीछे वाला पार्ट हमारा कहां पर स्थित है, वो पेनिनसुलर एरिया में स्थित है। तो इस सिद्धांत के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नजदीक भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा वहां पर बन गई है। और भ्रंश रेखा पर जब उस रेखा पर एकदम से क्रैक्स डेवलप होता है आगे प्रेशर डालने के कारण, तो उस क्रैक्स के द्वारा ही नीचे से एनर्जी रिलीज होती है और उसी के कारण पेनिनसुलर एरिया में भूकंप आते हैं।
देखिए, राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला यानी नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मौसम विज्ञान विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मीटियोरोलॉजी और भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन चारों ने और इनके साथ जो रिसेंटली फॉर्म हुए हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है, इन सब ने कोऑर्डिनेशन बनाया और भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया। देखिए, सबने एक साथ कोऑर्डिनेशन किया, सबने एक साथ मिलकर जो भारत में 1200 भूकंप आए हैं, मतलब जो मेन जो हाई इंटेंसिटी के भूकंप थे, 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। देखिए, जो 1200 भूकंप है इसमें हर इंटेंसिटी के भूकंप है, यानी लो के भी है, मीडियम के भी है और हाई के भी हैं। तो इस तरह से 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण मतलब डीपली स्टडी की उन्होंने और उसके बेस पर उन्होंने क्या आउटकम निकल कर आए, भारत को 5 जो भूकंपीय क्षेत्र यानी 5 जोन को, भारत को 5 जोनों में अलग अलग डिवाइड किया कि कौन से जोन में किस टाइप के भूकंप आते हैं। देखिए, कौन कौन से जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया है अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आता है अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र यानी वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, जहां पर हाई डैमेज होता है, वेरी हाई डैमेज होता है, जहां पर डिस्ट्रक्शन, लाइफ प्रॉपर्टी का लॉस सबसे ज्यादा होता है, उन एरियाज को इसमें इंक्लूड किया गया है। सेकंड, अति क्षति जोखिम क्षेत्र, जिसमें मतलब इससे थोड़ा सा कम डैमेज होता है, मतलब डैमेज तो होता है क्योंकि अधिक है, यानी हाई डैमेज रिस्क जोन होता है। देखिए, डैमेज होता है लेकिन इससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ पर फिर डैमेज की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। थर्ड, उसमें वो एरियाज इंक्लूड किए जाते हैं। थर्ड आ गया मध्यम क्षति क्षेत्र जोन, मतलब जिसमें मीडियम टाइप का जो डैमेज रिस्क जोन है, जिसमें ना तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ना ही कम डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब मीडियम टाइप का डिस्ट्रक्शन होता है, उन एरियाज को इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर फोर्थ है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, जिसमें लो मतलब डैमेज होता है, लो डैमेज रिस्क जोन जो होता है, जहां पर थोड़े बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, हल्का फुल्का, ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो एरियाज इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिफ्थ आ गया वेरी मतलब अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र यानी वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, जिसमें बहुत कम मतलब हल्के फुल्के भूकंप के झटके दिखाई देते हैं, ज्यादा वहां पर डैमेज मतलब ज्यादा वहां पर क्या है डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ना कि बराबर डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह से इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो जो अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है, मतलब जहां पर हाई डैमेज रिस्क जोन है, वो कहां पर होता है। देखिए, यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है और नीचे जो हमारी ये इंडियन प्लेट है, जब ये आपस में टकराती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ये जो हमारा हिमालय वाला एरिया है, इस वाले में पूरा उत्तर पूर्वी एरिया मतलब नॉर्थ वाला और नॉर्थ ईस्ट वाला, इन दोनों एरियाज में क्या है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ये वाले एरियाज किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम फिर अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र देखें, मतलब जो हाई डैमेज रिस्क जोन है, तो इसके साथ साथ ये जो लगता एरिया है, मतलब इससे नीचे वाली जो पट्टी है, उसमें क्या है, उसमें इससे थोड़ा सा कम रिस्क होता है। और मध्यम, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, ये वाला वैसे वैसे क्या है, जो रिस्क है वो नीचे आते टाइम क्या है, नीचे घटता जाता है। मध्यम वाला एरिया आ गया, निम्न वाला नीचे वाला एरिया आ गया, अति निम्न वाला। तो इस तरह से क्या है, अगर हम बेल्ट देखें अर्थक्वेक की डैमेज जो मतलब जिससे जो डिस्ट्रक्शन कम होता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, तो इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, डिस्ट्रक्शन का जो पावर है वो कम होती चली जाती है। इस तरह से इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र, अरेरिया जो बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ है वो, और उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर का जो एरिया और कश्मीर घाटी। देखिए, ये सारे एरियाज कहां पर पड़ते हैं, ये सारे यहाँ पर हिमालय पर्वत वाला जो रीजन है उसके आसपास पड़ते हैं। तो इन एरियाज में क्या है, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र को ये क्षेत्र में ये इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये एरियाज क्या है जहां पर यूरेशियन और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराती है, उस एरिया में ये एरियाज स्थित हैं। तो इस तरह से ये आते हैं वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में। और देखिए, उसके बाद
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है ये क्या है, जो अधिक, जो वेरी हाई जो इंटेंसिटी उससे नीचे वाली बेल्ट है। तो इस तरह से इन एरियाज में उससे थोड़ा सा कम इंटेंस वाले भूकंप आते हैं, लेकिन ये क्षेत्र भी क्या है, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आता है। देश के बचे हुए भाग मध्य और निम्न जोखिम क्षेत्र में आते हैं। जैसे जैसे हम इंडिया में साउथ की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो घटती चली जाएगी और भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थिर भूभाग में पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम इंडिया में साउथ की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे नीचे वाला जो पेनिनसुलर एरिया है, जो हमारा साउथ वाला पार्ट है इंडिया का, वहां पर भूकंप के झटके बहुत कम फील किए जाते हैं। एक आध जो हमने भ्रंश रेखा वाली जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि इस तरह से वहां पर भूकंप आते हैं क्रैक्स पड़ने से, तो थोड़े बहुत भूकंप उस चीज से आते हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर वाला एरिया है वो पूरी तरह से क्या है, मैच्योर है, स्टेबल है, ओल्ड लैंड मास है। तो इस तरह से वहां पर भूकंप बहुत कम आते हैं। ये जो दक्कन वाला जो पठार है वहां पर ये जो स्थिर भूभाग है, जो स्टेबल लैंड मास है, वहां पर भूकंप के झटके बिल्कुल ना के बराबर फील होते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर से नीचे की अगर इंडिया में अगर हम आते जाएंगे तो ऊपर वाले हाई इंटेंसिटी वाला एरिया है, उससे नीचे उससे नीचे थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाला एरिया है, और नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो घटती चली जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है अर्थक्वेक में कि भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम क्या होते हैं, यानी सोशल एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं जब अर्थक्वेक आता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो ये आपदा कहर बरसाती है। देखिए जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है और वहां पर हाई इंटेंसिटी का जब अर्थक्वेक आता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है, सारी चीजें क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये ना सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचों, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग और दूसरी विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, बल्कि पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर देता है। देखिए अर्थक्वेक आएगा, ये तो तय है कि वहां की जैसे मतलब ज्यादा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तो वहां की बिल्डिंग सारी गिर जाती हैं, परिवहन, संचार व्यवस्था यानी जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स है वो हमारे खत्म हो जाते हैं, और उद्योग धंधे खत्म हो जाते हैं। इनके अलावा जो लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ हैं, देखिए अर्थक्वेक में क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, घर गिर जाते, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ टूट फूट जाता है। तो उसके चलते कि लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ हैं वो और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत सब कुछ क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो तो अपने आप को संभाल लेते हैं, उनके पास पैसा होता है, टेक्नोलॉजी होती है, वो हर चीज को, हर डिजास्टर को सहन कर लेते हैं, उसका सामना कर लेते हैं, मतलब डिजास्टर आने के बाद। लेकिन जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनकी वीक इकोनॉमी पर उसकी गहरी चोट पहुंचती है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा होता है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। तो इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये डिजास्टर बहुत गहरी चोट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जब अर्थक्वेक आता है। देखिए पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंपी तरंगें दरार डाल देती हैं, जिससे पानी और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आते हैं और आस पड़ोस को डुबा देते हैं। देखिए पृथ्वी की परपट्टी पर धरातलीय भूकंपीय तरंगें दरार डाल देती है, मतलब जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, जो भूकंपीय तरंगें होती है वो कहां से निकलती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी धरती के नीचे से निकलती हैं, और जब वे निकलकर ऊपर आती हैं तो क्रैक्स पड़ जाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो ये दरारें पड़ने के कारण क्या हो जाता है, उसमें से पानी और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ, देखिए ज्वलनशील पदार्थ का मतलब है कि धरती के नीचे यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। देखिए टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, उसकी वजह से जो नीचे जो पदार्थ है वो पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे मैग्मा बाहर निकलने के बाद जिसको लावा बोला जाता है, तो मैग्मा क्या है, पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैसेस इकट्ठी हो जाती है टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, तो इस तरह से जो ज्वलनशील पदार्थ है वो बाहर निकल आते हैं क्रैक्स के कारण, क्योंकि उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। और बाहर निकलने के कारण क्या है, जैसे पानी, जैसे जो हमारी नीचे की वाटर टेबल होती है,
अगर वहां पर क्रैक्स पड़ गए तो एकदम से क्या है, पानी ऊपर आ जाएगा और क्या कर देगा, आसपास को डुबो देता है। भूकंप के कारण क्या है, भूस्खलन भी हो जाता है जो नदी वाहिकाओं का अवरुद्ध करता है। देखिए भूकंप जब आता है एकदम से झटका लगता है तो जो लूज मटेरियल होता है, जो लूज हमारी चट्टाने रॉक्स होती हैं, वो एकदम से क्या हो जाती है, फिसलकर नीचे आ जाती है। तो भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है, लैंडस्लाइड भी हो जाती है, जिससे नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देती है। देखिए जब एकदम से लैंडस्लाइड, मान लीजिए कोई नीचे से नदी जा रही है और ऊपर से एकदम से चट्टान, पूरी की पूरी चट्टान नीचे आकर गिर गई, तो वो क्या कर देती है, नदी का जो रास्ता है उसके रास्ते को अवरुद्ध कर देती है, उसको रोक देती है। तो भूकंप के कारण क्या है, लैंडस्लाइड भी हो जाते हैं उसके झटके के कारण। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे बाढ़ और दूसरी आपदाएं भी आती हैं। देखिए नदियां अपना रास्ता कैसे बदलती हैं, यहाँ पर हम भूकंप के प्रभाव की बात कर रहे हैं। देखिए जब भूकंप आता है, जब सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, तो क्या है, जो अर्थ सरफेस हमारा होता है उसमें भी क्या है, वो भी उसमें भी मूवमेंट होती है। वो भी मतलब जहां से सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, जहां से मतलब ये मटेरियल नीचे से निकलता है, वहां पर क्या है, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन हो जाती है। कुछ अर्थ सरफेस नीचे की तरफ हो जाता है, कुछ अर्थ सरफेस ऊपर की तरफ हो जाता है। इस तरह से सिचुएशन होने के कारण तो नदियां अपना रास्ता कैसे बदल लेती। मान लीजिए ये कोई नदी यहां से आ रही है, अगर यहाँ पर कोई भूकंप यानी सिस्मिक एक्टिविटीज होती है और मान लीजिए यहाँ की अर्थ थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, तो नदी का रास्ता क्या है, यही की यही रुक जाता है। तो इस तरह से नदी यहाँ से ना बहकर कहां से बहनी शुरू हो जाती है, इस तरह से अपना रास्ता बदल लेती है। मतलब सिस्मिक एक्टिविटीज के द्वारा जब हमारे अर्थ सरफेस, जो हमारा सरफेस है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें भी मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो उसके चलते भी नदियां क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है। और मतलब इसके कारण भी, भूकंप के कारण लैंडस्लाइड होती है, नदियों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, उसके कारण भी नदियां अपना रास्ता, क्योंकि नदी के पानी को निकलने के लिए तो रास्ता चाहिए, तो इसीलिए वो पानी वहां से ना निकलकर दूसरे साइड से निकलना शुरू हो जाता है। तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे बाढ़ आ जाती है। देखिए जब एक नदी एक अपना सीरियल वाइज बह रही है, अगर वो अपना रास्ता बदल लेती है, दूसरे एरियाज में अगर वो चली जाती है, तो वहां पर क्या है, बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और दूसरी आपदाओं का मतलब है, जैसे बाढ़ आने से वहां पर पूरा पानी भर गया, पानी भरने के कारण जैसे जो वाटर बोर्न डिसीजेस होती है, जो पानी की बीमारियां हो जाती हैं, वहां पर पानी भरा रहा, तो भरे रहने के बाद वहां पर क्या हो जाता है कि पानी अगर एक जगह पर इकट्ठा रहता है तो वहां पर वाटर बोर्न डिसीजेस पैदा हो जाती है, मतलब दूसरे डिजास्टर्स भी वहां पर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के आने से। अर्थक्वेक के आने से क्या, लैंडस्लाइड भी हो जाता है, वोल्केनिक इरप्शन भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे इफेक्ट्स क्या है, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भूकंप न्यूनीकरण की, यानी रिडक्शन कैसे कर सके हम अर्थक्वेक का, उसका मिटिगेशन कैसे कर सके, कैसे भूकंप के असर को कम कर सके। देखिए मान लीजिए किसी एरिया में भूकंप आया है, हाई इंटेंसिटी वाला भूकंप आया है, तो उस एरिया में क्या होगा, मान लीजिए हमारे ट्रांसपोर्ट सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, यानी रोड्स रुक जाएंगी, रेलवे लाइन टूट जाएगी, और वहां पर क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा खराब हो जाएगा, जैसे लाइन तार वार टूट गई सारी। तो इस तरह से क्या है, वहां पर अगर उन लोगों को हमें बचाना होगा तो हम कैसे बचाएंगे। देखिए उन लोगों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका कि हम बाय एयर वहां पर जाएं, यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां पर जाएं या प्लेन्स के थ्रू वहां पर जाएं। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए हैं कि कैसे हम भूकंप के असर को कम कर सके, जिससे डिस्ट्रक्शन कम हो सके, यानी ये सिचुएशंस ही क्रिएट ना हो। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचनाएं पहुंचाई जा सके। देखिए भूकंप नियंत्रण केंद्र होते हैं जो अर्थक्वेक के मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं। मॉनिटरिंग सेंटर्स कौन से होते हैं, जहां जिसके द्वारा हमें भूकंप का पहले से कुछ आइडिया हो जाए कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है, उन सिस्मिक एक्टिविटीज का हमें पहले आइडिया हो जाए, तो जिसके द्वारा हम संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचनाएं पहुंचाई जा सके। देखिए मॉनिटरिंग सेंटर्स के द्वारा अगर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उस एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं, जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं भूकंप के आने से पहले। तो इस तरह से भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करके लोगों को सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि जगह जगह पर क्या है, जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं वो होने चाहिए, जिसके द्वारा हर एरियाज में भूकंप की सूचना हमें मिलती रहे। और जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाना। देखिए जीपीएस क्या होता है, जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या इसको हम ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। देखिए इससे हम पूरी
मतलब अर्थ की पोजीशन का हमें पता चल जाता है। तो उसकी हेल्प से, अगर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होगा हमारे पास, तो उसकी हेल्प से हम सिस्मिक एक्टिविटीज का, टेक्टोनिक एक्टिविटीज का, मूवमेंट्स का पता चल सकता है। मतलब प्लेट हलचल का हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें प्लेट हलचल का पता लग जाएगा पहले ही, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम लोगों को पहले ही अवेयर कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये रखा गया है। सेकंड की देश के भूकंप प्रभावित क्षेत्र का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना और इसके प्रभाव को कम करने के बारे में लोगों को शिक्षित करना। देखिए, देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना। जैसे हमने इंडिया का मैप देखा था कि इंडिया का जो हिमालय वाला रीजन है, वहां पर हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक आते हैं। जैसे जैसे हम इंडिया में नीचे साउथ की तरफ आती जाएंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इस तरह से देश के भूकंप संभावित क्षेत्रों का, जहां जहां पर संभावना है, पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, वहां का एक वल्नरेबल मैप तैयार करना कि यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। मतलब भूकंप के संभावित क्षेत्र होते हैं वो, और संभावित जोखिम की सूचना लोगों को पहुंचाना। अगर हम पहले हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उसके प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को शिक्षित करना। देखिए, यहाँ पर शिक्षित करने का ये मतलब है कि लोगों को, जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, वहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को ट्रेंड किया जाए कि किस तरह से वो अपने आप को भूकंप से बचा सकते हैं। देखिए, जैसे बताया जाता है कि अगर भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना है कि आपको दीवार के साथ में खड़ा होना है, ना कि कमरे के बीच में। अगर आप कमरे के बीच में खड़े होगे तो मतलब डायरेक्ट छत आपके ऊपर गिरेगी। तो इस तरह से क्या है, अगर आप दीवार के साथ में या फिर कोने में खड़े होगे तो आप भूकंप से, मतलब डिस्ट्रक्शन होने से अपनी लाइफ और अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, अपनी लाइफ को आप बचा सकते हो। तो इस तरह से कुछ ट्रेनिंग ऐसे लोगों को दी जाती है कि भूकंप के दौरान उनको क्या करना है। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। देखिए, जहां पर हाई इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वहां पर जो घरों का डिजाइन है, बिल्डिंग्स की डिजाइन है, उनको चेंज करना, उनको इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करना जिससे कि वो उनका डिस्ट्रक्शन भूकंप में कम से कम हो सके। और ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा ना दें। देखिए, जहां पर पता है कि यहाँ पर भूकंप आने ही आने हैं, तो उन एरियाज में ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स ना बनाई जाए, मतलब ज्यादा फ्लैट्स वहां पर ना बनाए जाएं, और औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा ना मिले। देखिए, जो औद्योगिक संस्थान होते हैं, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को खड़ा करने में कई साल लग जाते हैं, अगर वो एरिया ज्यादा भूकंप वाला होगा तो क्या हो जाएगा कि भूकंप एक झटके में, मतलब 2-4 सेकंड में ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री को गिरा सकता है। मतलब बनने में इतना टाइम लगता है, लेकिन गिरने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो इस तरह से हमें अगर पहले से ही पता है कि इन एरियाज में भूकंप ज्यादा आते हैं, तो उन एरियाज में औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा ना दें। और इसके अलावा एक और बात है कि जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, वहां पर भूकंप प्रतिरोधी हमें इमारतें बनानी चाहिए। मतलब जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है वो वहां पर बनानी चाहिए, और हल्के मटेरियल का यूज करना चाहिए बिल्डिंग्स बनाने, मतलब भारी कंक्रीट पत्थर वहां पर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जो रेजिस्टेंस, मतलब जो भूकंप प्रतिरोधी इमारतें कैसी होती हैं, जो उस बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन होता है, मतलब उसका जो बेस होता है, उसमें इस तरह का मटेरियल यूज करना चाहिए जो शॉक एब्जॉर्बिंग हो, मतलब भूकंप की जो सिस्मिक वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल, देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम रबड़ वहां पर यूज करें। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है, जो जैसे भूकंप आने पर अगर बिल्डिंग्स ऐसे हिलेगी तो मतलब शॉक को, जो सिस्मिक वेव्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके और बिल्डिंग गिरने से बच जाएगी। तो इस तरह से भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनानी चाहिए, बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, और बिल्कुल लाइट मटेरियल का यूज करना चाहिए। मतलब बाई चांस अगर बिल्डिंग गिरती भी है तो आसपास के एरियाज में जहां पर वो गिरती है वहां पर डिस्ट्रक्शन कम हो, लोगों की मृत्यु कम हो। तो इस तरह से ये कुछ भूकंप के यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हम भूकंप का न्यूनीकरण कर सके, भूकंप का मिटिगेशन कर सके, उसको रोक सके। तो हमारा यहाँ पर जो भूकंप जो डिजास्टर है वो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे सुनामी की। भूकंप यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आता है सुनामी डिजास्टर। सुनामी कैसे आती है? देखिए, जब सी फ्लोर में नीचे भूकंप होता है, या तो अर्थक्वेक वाली एक्टिविटीज होती है या फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से क्या आता है, सुनामी आती है। देखिए, सुनामी को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है सुनामी में।
देखिए, भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन हो जाता है। महासागरीय धरातल यानी जो सी फ्लोर होता है उसमें किस प्रकार से डिस्टरबेंसेस आते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई महासागर है, कोई सी है और ये क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कोई सिस्मिक एक्टिविटीज हुई है और सबसे पहले वो यहाँ पर टकराई है सी फ्लोर में। तो यहाँ पर जब टकराती है तो इसको बोला जाता है एपिसेंटर, जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगे टकराती हैं और यहाँ पर टकराने के बाद ये ऐसे चारों डायरेक्शंस में फैल जाती हैं। देखिए, ये क्या बताता है कि महासागरीय जल का अचानक विस्थापन, सबसे पहले यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी से क्या हो गया, महासागरीय धरातल में हलचल पैदा होगी क्योंकि यहाँ पर क्रैक्स पड़ गए। तो क्रैक्स पड़ने के कारण अगर देखिए यहाँ पर भूकंप ना होकर अगर हम ज्वालामुखी की भी बात करें, वोल्केनिक इरप्शन की भी बात करें, तो जैसे मैग्मा यहाँ से निकलकर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर एकदम इस चीज को तोड़ता हुआ, रास्ते को तोड़ता हुआ बाहर निकलेगा और यहाँ पर फैल जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले पानी था, फिर उसका स्थान किसने ले लिया, मैग्मा ने यानी लावा ने ले लिया। तो लावा यहाँ पर जब पानी का स्थान ले लेता है तो पानी कहां पर जाएगा, एकदम पानी के ऊपर उछाल के रूप में ऊपर उछलेगा। तो इस तरह से क्या है, एक वेव के रूप में, एक समुद्री तरंग के रूप में पानी ऊपर तक जाएगा और महासागरीय जल का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले पानी यहाँ था फिर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, पानी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिससे ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिसे सुनामी, बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। देखिए, इसको सुनामी भी बोला जाता है, इसको बंदरगाह लहरें भी बोला जाता है। बंदरगाह लहरें इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पोर्ट होते हैं, जो बंदरगाह होती है, वो कहां पर होते हैं, वो समुद्र के किनारे होती है, यानी कोस्टल एरिया पर होती है। तो वहां पर सबसे ज्यादा सुनामी से डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए इनको बंदरगाह लहरें भी बोला जाता है। और भूकंपीय समुद्री लहरें यानी सिस्मिक सी वेव्स, सिस्मिक सी वेव्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भूकंप के कारण पैदा होती है और सी वेव्स ये हैं ही, तो इसलिए इनको सुनामी, बंदरगाह लहरें और सिस्मिक सी वेव्स भी कहा जाता है। शुरू में सिर्फ एक ही ऊर्ध्वाधर तरंग पैदा होती है, लेकिन बाद में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। देखिए, श्रृंखला मतलब इस तरह से जल तरंगें पैदा होती हैं। कैसे होती हैं, शुरू में जैसे स्टार्टिंग में यहाँ से भूकंप की वेव्स, ऐसे सिस्मिक एक्टिविटीज हुई तो सबसे पहले एक लहर ऊपर गई, उसके बाद श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला कैसे बनती है, देखिए, मान लीजिए ये कोई कोस्टल एरिया है, हमारा कोस्टल लाइन है, यहाँ पर क्या है, सी है, समुद्र है और ये क्या है, समुद्र की तली है। देखिए, सी फ्लोर है क्योंकि कोस्टल जो हमारा किनारा होता है समुद्र का, वहां पर पानी की गहराई कम होती है इसीलिए, और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे गहराई बढ़ती चली जाएगी वाटर की। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मान ली सिस्मिक एक्टिविटीज यहाँ पर हुई, सबसे पहले यहाँ पर टकराई, तो ये क्या हो गया, एपिसेंटर हो गया, यहाँ से सिस्मिक वेव्स ऐसे चारों तरफ फैली, यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन के चलते ये जो लहरें हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये लहरें ऊपर उठी, सबसे पहले एक लहर ऊपर उठी, उसके बाद क्या है, तरंगों की श्रृंखला बन जाती है। देखिए, ये लहर ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये क्या है, नीचे भी आएगी। यहाँ पर एक काम और भी होता है कि यहाँ पर जो विंड चल रही है वो भी यहाँ पर काम करती है, विंड वेलोसिटी का भी यहाँ पर काम होता है। लहरें ऊपर उठी फिर नीचे आई, मतलब विंड ने क्या है, विंड ने भी अपना यहाँ पर प्रेशर लगाया, तो इस तरह से यहाँ पर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई। देखिए, यहाँ पर ये ऊपर नीचे होती है और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वेव लेंथ है, ये वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पानी की गहराई ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर पानी, मतलब पानी को जगह मिल जाती है यहाँ नीचे तक जाने के लिए। ये वेवलेंथ ज्यादा होती है, लेकिन वेव की जो हाइट होती है, मतलब जो समुद्र का गहरा भाग होता है, बिल्कुल डीप सी में क्या होता है, समुद्र की लहरें ज्यादा ऊपर तक नहीं उठती, बल्कि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा चौड़ी चौड़ी वेवलेंथ होती है। और जैसे जैसे हम इधर किनारे पर आते जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है पानी की, यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा है। यहाँ पर क्वांटिटी कम होने की बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी क्योंकि पानी कम है। यहाँ पर एक काम और भी है, ये जो लहरें हैं ऐसे ऐसे चल रही हैं, ये लहरें अपने साथ पानी को भी उठाती हैं, पानी को भी क्या है अपने साथ लेकर कोस्टल एरिया तक लेकर आती हैं। तो कोस्टल एरिया पर यहाँ पर पानी की मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है, इसीलिए यहाँ पर वेव लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन वेव हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ पर
आने के बाद तरंगे ऐसे ऊपर जाती हैं एकदम से। और देखिए जब सुनामी आती है, सुनामी का एक इंडिकेशन भी होता है कि पहले समुद्र का जो किनारे वाला पार्ट है वहां का पानी पहले पीछे की तरफ जाएगा, बैक मारेगा। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पानी है, जब सुनामी आने से पहले क्या होगा, ये पानी एकदम पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि जब ये लहर ऊपर उठती है, वेव हाइट ज्यादा होती है, तो ये इस पानी को भी अपनी तरफ खींचती है। एकदम से ऊपर उठेगी तो पानी के वहां पर स्पेस बन जाएगा और ये वाला पानी एकदम से बैक पीछे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये हाइट बढ़ने के कारण ये पानी को भी अपनी तरफ ही एब्जॉर्ब करती है एक बार, और हाइट एकदम से बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, सीधी ये कहां पर अटैक करती है, कोस्टल एरिया पर अटैक करती है, सीधा कोस्टल एरिया में जंप लगाती है, जंप मारती है। तो इस तरह से ये पूरी सुनामी की एक्टिविटीज होती हैं। जो गहरे भाग होते हैं वहां पर सुनामी की वेव लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन वेव हाइट है वो कम होती है। जैसे जैसे कोस्टल एरिया की तरफ जाएंगी वेव लेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी और वेव हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। और हाइट बढ़ने के बाद जैसे ही लहर एकदम से ऊपर उठेगी, सीधा कहां टकराएगी, कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया के अंदर तक जाएगी जहां पर सेटलमेंट होता है। पूरे कोस्टल एरिया को क्या है वो डुबो देगी। और इसके बाद क्या बताया गया कि शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग, एक वर्टिकल होता है, बाद में ये अप एंड डाउन ऐसे होती होती कहां पहुंच जाती है, कोस्टल एरिया तक पहुंच जाती है। देखिए प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करती है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रारंभिक तरंग जो पहली वेव होती है, जब पहले अंदर मूवमेंट के कारण सबसे पहले जो वेव ऊपर उठती है, जो इनिशियल वेव होती है, उसकी ऊंचा शिखर यानी जो हाई क्रस्ट होता है और नीचा गर्त यानी जो लो ट्रफ होता है, मतलब ऐसे उठने के बाद जो ये होता है, मतलब ये जो हाई क्रस्ट और ये जो लो ट्रफ होता है, इसके बीच अपना जल स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। मतलब देखिए ये अपना जो जल अपना स्तर मतलब अपना लेवल बनाने की कोशिश करता है, मतलब वहीं की वहीं रुकने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी क्या है, जो मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब ऊपर से विंड अपना प्रेशर डाल रही है, नीचे से वाइब्रेशन हो रहा है, उसके चलते क्या है, ये लहरें ऐसे ऐसे करके आगे तक जाती जाती कहां पर पहुंच जाती है, कोस्टल एरिया तक पहुंच जाती हैं। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। देखिए जो जल तरंग की गति है, मतलब जो सी वेव्स की जो गति है, जो स्पीड है, वो किस पर डिपेंड होती है, वो जल की गहराई पर डिपेंड होती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। उथला समुद्र मतलब जो हमारा किनारे वाले पार्ट होते हैं, जो हमारा कोस्टल लाइन होती है, कोस्टल एरिया होता है, वहां पर कोस्टल लाइन पर इसकी गति ज्यादा होती है। मतलब कोस्टल लाइन पर ही क्या है, शोर्स पर, किनारे पर ही ज्यादा हाइट तक ऊपर उठती है तरंगे और फिर कोस्टल एरिया में चली जाती हैं, और गहरे समुद्र में कम होती है। देखिए जो हमारा डीप ओशन है वहां पर इन तरंगों का बहुत कम पता चलता है, वहां पर इतना पानी होता है कि मतलब ये तरंग जो ऊपर उठती है उनका पता ही नहीं चलता, लेकिन इन तरंगों का समुद्र के किनारों पर पूरा पता चलता है। और वहीं पर क्या है, सुनामी जो इन तरंगों की वजह से आती है वहां दिखती है। महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। महासागरों के अंदरूनी भाग कौन से, जो इंटीरियर पार्ट कौन से होते हैं, बिल्कुल डीप ओशन, बिल्कुल जो ओशन है उसके बीच वाला पार्ट, मान लीजिए ये ओशन है, बिल्कुल यहाँ पर ये जो इंटीरियर पार्ट है यहाँ पर क्या है, बहुत कम प्रभावित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, लहरें ऊपर उठती है नीचे आ जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगे ज्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए यहाँ पर तो कुछ सेटलमेंट नहीं है, समुद्र के बीच में कुछ नहीं है, केवल पानी पानी है, तो यहाँ पर किस चीज का डिस्ट्रक्शन होगा, किसी चीज का भी नहीं। लेकिन जो ये तटीय क्षेत्र है हमारे, इन तटीय क्षेत्रों में जब ये सुनामी की तरंगे, ये जो पानी की लहरें एकदम कोस्टल एरिया में घुस जाती हैं, वहां पर क्या करती हैं, ये व्यापक नुकसान पहुंचाती है, जान माल की हानि पहुंचाती है, लाइफ प्रॉपर्टी का वहां पर बहुत अधिक मात्रा में लॉस हो जाता है। देखिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। महासागरों के आंतरिक गहरे भागों में सुनामी महसूस भी नहीं होती। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सब डीप ओशन है, मतलब बिल्कुल डीप ओशन में जब शिप वहां से गुजरती है और अगर वहां पर सुनामी आ जाए तो वहां पर क्या होता है कि सुनामी का बहुत
कम उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उसके कारण जो वेव की जो हाइट है वो कम ऊपर जाती है, लेकिन वेव की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है। इस तरह से जब वेव की लेंथ ज्यादा होगी तो उसके चलते जलपोत पर यानी शिप पर बहुत कम असर पड़ता है। वो हल्का सा ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे होगी, लेकिन वो ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतरिक गहरे भागों में सुनामी की लहरों की लंबाई ज्यादा होती है, यानी वेवलेंथ ज्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है, हाइट कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर ही ऊपर उठा सकती है। मान लीजिए बिल्कुल डीप ओशन में कोई शिप वहां से जा रहा है और एकदम वहां पर सुनामी आ जाए, तो वहां पर उस डीप ओशन में वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण और वेव हाइट कम होने के कारण सुनामी उस शिप को केवल 1 या 2 मीटर ही ऊपर उठा सकती है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठाएगी। और शिप इतने बड़े बड़े होते हैं कि 1 या 2 मीटर ऊपर उठाना वो फील भी नहीं करते। तो इस तरह से क्या है, समुद्र के जो आंतरिक गहरे भाग होते हैं वहां पर जो सुनामी है उसका बहुत कम पता चलता है। इसके विपरीत जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, इसकी तरंग लंबाई कम हो जाती है और तरंग ऊंचाई बढ़ती है। देखिए उथला समुद्र क्या होता है, जो शैलो वाटर होता है, मतलब जो किनारा होता है समुद्र का, वहां पर जब ओशन टिप से लहरें आती आती कहां पर किनारे तक आ जाती हैं तो वहां पर उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, तरंग लंबाई कम हो जाती है और वेव हाइट क्या है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा कम होती है, डीपनेस कम होती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भीषण विध्वंस होता है। कई बार क्या है, सुनामी की जो वेव्स होती है, जो लहरें होती है पानी की, वो 15-15 मीटर तक ऊपर उठती हैं और बिल्कुल कहां पर गिरती है, फिर तटीय क्षेत्रों में गिरती है, जहां पर क्या होता है भीषण विध्वंस, यानी बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए इन्हें उथले जल की तरंगे भी कहा जाता है। सुनामी प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भाग आते हैं। देखिए सुनामी का जो मुख्य जो एरिया है वो कहां कहां पर सुनामी आती है, प्रशांत महासागर के तट पर। देखिए जो प्रशांत महासागर को क्या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, क्योंकि जो वो एक रिंग बनी हुई है, देखिए जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उधर जापान है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरह से जो एक रिंग बनी हुई है पैसिफिक ओशन के चारों तरफ, तो उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके किनारे पर क्या है वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती रहती है, क्योंकि वहां पर क्या है प्लेट की बाउंड्रीज है, कई प्लेट्स की बाउंड्रीज है और मार्जिन, जो प्लेट मार्जिन होते हैं, जब प्लेट बाउंड्रीज आपस में जब एक प्लेट की दूसरी प्लेट से टकराती है तो वहीं पर क्या होता है डिस्ट्रक्शन होता है, वहीं पर क्या है वाइब्रेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरी आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है। देखिए जैसे भूकंप को हम मॉनिटरिंग सेंटर्स की हेल्प से क्या है हम सिस्मिक एक्टिविटीज का पता लगा सकते हैं, लेकिन सुनामी जैसी आपदा के प्रभाव को कम करना, उसको मिटिगेट करना बहुत ही डिफिकल्ट कार्य है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, मतलब इंटरनेशनली कोऑर्डिनेशन ऐसा सारे कंट्रीज के बीच में होना चाहिए। कुछ ऐसी प्लानिंग सबको करनी चाहिए जिससे कि इसके प्रभाव को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। देखिए 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के कारण 3 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। देखिए 26 दिसंबर 2004 को जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी उसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में क्या है लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। उसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को क्या हुआ था, उनकी लाइफ का लॉस हुआ था, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इतना डिस्ट्रक्शन इस सुनामी से हुआ था। तो इस सुनामी के बाद फिर इंडिया ने क्या किया, इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला लिया, क्योंकि ये जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी वो बहुत ज्यादा इसने डिस्ट्रक्शन किया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था कोस्टल एरियाज में। तो इस तरह से भारत ने इस सुनामी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतना तंत्र में शामिल होने का फैसला लिया। तो इस तरह से ये सारा क्या है सुनामी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से सुनामी आती है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण आती है या फिर अर्थक्वेक की सिस्मिक एक्टिविटीज के कारण आती है, मूवमेंट्स के कारण आती है। तो यहाँ पर सुनामी डिजास्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप भूकंप और सुनामी आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आगे जो डिजास्टर्स हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इतना आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।